अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा प्रोडक्शन ये देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं वो जावा डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। और ये देखेंगे कि हम जावा प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं और कुछ प्रिमिटिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर प्रोसेसर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनको बूस्टअप मिला और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो माइक्रो सिस्टम में 1991 प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे किया था जेम्स गोसलिन ने। तो उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट में सी प्लस प्लस बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे जावा का सन माइक्रो सिस्टम में तो वो डेवलप हुई। अब जो की गोल था जावा का ये था कि जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल मशीन्स पे रन हो सकें, मतलब मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम ना हो, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम्स हों। तो इसको कहा जा सकता है कि आप एक मरतबा लिखें और कहीं पर भी किसी मशीन पे भी प्रोग्राम को रन कर सकें। तो उसके अलावा फिर जावा है वो में एपीआई की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा है कि इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें क्लास या मेथड्स जो है वो पूरी होते हैं। तो क्लासेस और मेथड के थ्रू जावा प्रोग्राम जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस का कंसेप्ट जो है वो यूज होता है। तो अब जो जावा प्रोग्रामर्स हैं वो जावा APIs को यूज़ करते हुए मल्टीपल एप्लीकेशन जो हैं वो डेवलप करते हैं। इस तरीके से कोडिंग एफर्ट जो है डेवलपर्स की वो रिड्यूस हो जाती है, डेवलपमेंट थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब जावा की जो API की क्लासेस हैं अगर हम वो यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे जो कोड नहीं लिखना पड़ता, सिंपली मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर लें डिफरेंट क्लास के। तो इस तरीके से प्रोग्राम की परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो APIs जाती हैं वो परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए लिखी जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जावा APIs की एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इसके अलावा एफिशिएंट है उसको भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है API लिखते हुए, ताकि एफिशिएंट प्रोग्राम लिखे जाएं, कम से कम रिसोर्स यूज़ किए जाएं। डेवलपमेंट टाइम यहाँ पर कम हो गया कि कोड जो है वो रीडिंग नहीं करना पड़ता, बल्कि लिखे कोड को फंक्शंस को क्लासेस को कॉल किए, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के उनके फंक्शंस जो हैं वो कॉल कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से API ने थोड़ा सा डेवलपमेंट को आसान कर दिया है, जो टाइम कंजम्पशन थी उसको रिड्यूस किया है। अब हमारे पास कुछ फेजेस हैं जावा डेवलपमेंट के, जिसमें एडिट, कंपाइल, लोड, वेरीफाई एंड एग्जीक्यूट आता है। तो ये 5 फेजेस हैं जिसको हम डेवलपमेंट में फॉलो करते हैं। जावा डेवलपमेंट में ये वाले फेजेस जो हैं वो फॉलो होते हैं। तो पहले हम एडिट का फेज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एडिट में क्या है। तो प्रोग्राम क्रिएट करने का जो फेज़ है उसको हम एडिटिंग फेज़ कह रहे हैं, कि हम एडिटर को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को टाइप करते हैं और उस प्रोग्राम को आगे हम सेव कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम टाइप किया होता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस पे सेव कर रहे हैं। अब जब आपने जावा का प्रोग्राम सेव करना है तो उसको डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। ये इमेज जो है ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि एडिटर डिस्क के ऊपर जावा का प्रोग्राम जो है वो डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ स्टोर कर देता है। तो पहले फेज़ में हमने सिर्फ जावा का प्रोग्राम जो है राइट किया है और उसको सेव कर दिया है डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ। अब सेकंड इसके अंदर फिर एडिटर आ जाता है फर्स्ट फेज़ में, कि एडिटर एंड IDE इनमें डिफरेंस क्या है। तो सिंपल जो है नोटपैड हमारे पास विंडोज़ में एक एडिटर है जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रीवेयर एडिटर्स हैं हमारे पास, जिसमें एडिट प्लस, टेक्स्ट पैड, जेएडिट, तो ये जावा के प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होते हैं। अब IDE जो होता है
आईडीई और एडिटर में क्या फ़र्क है? एडिटर में सिर्फ आप टाइप करते हैं आईडीई में, जबकि एडिटिंग और डिबगिंग दोनों की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। तो आईडीई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कुछ टूल्स या सपोर्ट प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इनमें एडिटर्स आ जाते हैं जो कि प्रोग्राम को लिखने के लिए यूटिलाइज होते हैं। फिर एडिट भी कर सकते हैं प्रोग्राम को जो आपने लिखा हुआ है। इसके अलावा डिबगर्स होते हैं जो कि एरर को लोकेट करने के लिए लॉजिक में हेल्प आउट करते हैं, और कुछ एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करवा देते हैं। डिफरेंट तरह के आईडीज़ हैं जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को सपोर्ट करते हैं। पॉपुलर आईडीई में हमारे का इक्लिप्स है और नेटबीन्स है। जो हमने आईडीई यूज़ करना है वो इक्लिप्स होगा। इक्लिप्स आईडीई यूज़ करते हुए हम जावा डेवलपमेंट करेंगे इस सीरीज़ में। और नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाइलेशन का फेज़ आ जाता है। सेकंड फेज़ में जावा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है। कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है और स्टोरेज डिवाइस में या जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसमें स्टोर करवा देता है। अब जब आपका प्रोग्राम जो है डॉट जावा वाला वो कंपाइल होता है तो डॉट क्लास जो है उसके साथ एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो जाती है। अब जावा कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर बाइट कोड फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होता है। अब बाइट कोड जो है वो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और जावा वर्चुअल मशीन जो है वो जेडीके का एक पार्ट है। अब वर्चुअल मशीन जो है वो सिमुलेट करती है कंप्यूटर को। ये अंडरलाइंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर है उसको क्या कर देती है, हाइड कर देती है। इस तरह से जो हमारी एप्लीकेशन है जावा में जो डेवलप की गई है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ 3 है उसका वो लोडिंग का फेज़ था। तो लोडिंग फेज़ में जो प्रोग्राम है वो रैम में लोड होता है। अब जो JVM क्लास लोडर है वो क्लास फाइल जो हैं उसको लोड करवाता है प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में, और उसके अलावा जो भी उसकी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो भी लोड हो जाती हैं मेन मेमोरी में। अब लोडिंग के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आ जाता है वो बाइट कोड वेरिफिकेशन का है। फेज़ 4 में वेरिफिकेशन होती है बाइट कोड की कि क्या वो जो बाइट कोड है वो जावा की जो रिस्ट्रिक्शंस या पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट तो नहीं कर रहा। तो जावा जो है वो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करती है या इन्फोर्स करती है, जिससे कि जो प्रोग्राम जो फाइल्स हैं नेटवर्क स्टोरेज पे या फिर लोकल स्टोरेज पे वो डैमेज नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट फेज़ में फिर वेरिफिकेशन के बाद एग्जीक्यूशन का फेज़ आ जाता है। तो JVM जो है वो बाइट कोड को रन करती है, एग्जीक्यूट करवाती है वर्चुअल मशीन पे। तो यहाँ पर जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो यूज़ होता है जो कि जावा बाइट कोड को आगे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है इससे जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं उसका एफिशिएंट यूज़ होता है, मतलब रिसोर्सेज कम से कम यूज़ होते हैं जितनी ज़रूरत होती है। अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रोग्राम है जावा का जिसमें हम एक लाइन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो पहले हमारे पास एक क्लास आ जाएगी वेलकम वन नेम की, और उसके बाद ये मेन मेथड है। मेन मेथड में ये जो स्टेटमेंट है system.out.println, ये वाला फंक्शन जो है ये कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये प्रिंट करवाएगा वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, और ये वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग जो है टर्मिनल पे या आप आउटपुट विंडो या रिजल्ट विंडो जो कह लें उस पर शो हो जाएगा। ये हमारी प्रीवियस एग्जांपल जो थी जिसमें हमने इक्लिप्स इंस्टॉल किया था और एक लाइन प्रिंट करवाई थी, अगर उसको हम देखें तो ये हमारे पास क्लास नेम है फर्स्ट जावा ऐप, और फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ गया, और ये हमारे पास एक प्रिंट का फंक्शन जो है वो यूज़ किया है जो कि कुछ भी रिजल्ट विंडो में प्रिंट करवाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो वेलकम टू BSSE सेकंड जो है हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था।
तो इसको अगर हम कुछ अमेंडमेंट कर लें, कोप विद जावा, और इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करें तो ये रिज़ल्ट विंडो में हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, वेलकम BSSC सेकंड ओप विद जावा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है जी कमेंट्स। कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब जो कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब कि आप जो लॉजिक लिख रहे हैं उसका मीनिंग आप कमेंट में जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे कि दोबारा कोई पर्सन भी कमेंट जब रीड करता है तो उसको पता लग जाता है कि आपने ये लॉजिक क्यों बनाई थी और इसका मकसद क्या था, इसका बेनिफिट क्या था। तो ये चीज़ें जो है कमेंट्स के थ्रू आप एक्सप्लोर कर देते हैं, एलेबोरेट करवा देते हैं वहाँ पर। अब जावा कंपाइलर जो है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, मतलब कि जो कमेंट्स आप लिखते हैं वो जावा कंपाइलर में कंपाइल नहीं होते हैं, ना ही वो प्रिंट होते हैं, तो वो इग्नोर हो जाते हैं। अब हमारे पास कमेंट्स दो टाइप के आ जाते हैं यहाँ पर, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप ये स्लैश यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन के लिए आप ये स्लैश स्टैरिक जो है ये यूज़ करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल को देखें तो वहाँ पर ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है, टू डू ऑटो जनरेटेड मेथड स्टब। मैं यहाँ पर एक और कमेंट दे देता हूँ, यूज ऑफ प्रिंट ln फंक्शन। अब ये जो कमेंट है ये कंपाइलर इग्नोर करेगा, ये यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ तो ये उसी तरीके से सिंपली ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है और कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पर देना चाहूँ तो उसके लिए मुझे स्लैश स्टैरिक स्लैश, और यहाँ पर जो है मैं अपना वो कमेंट लिख सकता हूँ, मेन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। इस तरीके से जो है आप अपने कमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं प्रोग्राम में। तो ये इसने कमेंट्स जो है वो इग्नोर कर दिए हैं, सिंपल जो हमने ये मैसेज लिखा था विदाउट कमेंट के ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं अब इसको कमेंट कर देता हूँ तो अब कंपाइलर इसको भी इग्नोर करेगा, तो हमारी यहाँ पर ये जो रिजल्ट विंडो है यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब मैं अगर कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फिर वो मैसेज प्रिंट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लैंक लाइन। जो भी हमारे पास ब्लैंक लाइंस आती हैं वो जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देता है। ब्लैंक स्पेसेस या स्पेस कैरेक्टर्स जो है हम इंसर्ट क्यों करते हैं प्रोग्राम में, ताकि उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ा प्रोग्राम को पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। तो अगर ये एग्जांपल वाला प्रोग्राम हम देखें तो यहाँ पर ये स्पेसेस आई हैं, एंटर डाल के स्पेसेस लगा दिए। अगर और देखें इसको तो मैं इसी लाइन को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करते हैं और इसको सिर्फ वेलकम ही कर देते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर ये मैंने दो लाइन में डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी है, तो ये देखें यहाँ पर ये पढ़ना थोड़ा सा इजी हो गया। अगर मैं इन्हीं को एक लाइन में लिख देता हूँ तो चीज़ें जो हैं वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। रन ही हो जाएगा, दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाएगा। और दो क्यों करवा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया प्रिंट ln। तो ln का मतलब क्या है कि जी एक ये वाली जब स्ट्रिंग प्रिंट होगी उसके बाद एक न्यू लाइन जो है वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा और फिर न्यू लाइन में जाके वो वेलकम जो है वो प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर हमने सेम लाइन में यूज़ किया तो इसकी रीडेबिलिटी रिड्यूस हो गई। जब न्यू लाइन में हमने इसको लिख लिया तो यहाँ पर रीडेबिलिटी जो है ज़रा इम्प्रूव हो गई है प्रोग्राम की। इसके अलावा हमारे पास आ गया है कि डिक्लेयरिंग अ क्लास
तो जो भी आपके पास जावा के प्रोग्राम्स होंगे उसमें एटलीस्ट वन क्लास जो है होना लाजमी है। अब क्लास आप यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करते हैं कि आपने क्लास कीवर्ड लिखना है और उसके साथ क्लास का नाम लिख देना है। अब क्लास कीवर्ड के साथ एक और चीज़ आ जाती है एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है। एक्सेस स्पेसिफायर को हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, कि इसका बेनिफिट क्या है, यूज़ क्यों करते हैं। अब हमारे पास ये क्लास जो है ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको आप वेरिएबल नेम्स में वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये वेलकम वन आपकी की क्लास का नाम है। तो इस तरीके से आप क्लास जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये क्लास क्रिएट करना हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्लास नेम और आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल हैं कि क्लास नेम्स जो हैं वो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी वर्ड उसका स्टार्ट हो रहा है क्लास नेम का उसको कैपिटलाइज कर देंगे। जैसे सिंपल क्लास नेम था तो ये एक पूरा क्लास का नेम है सिंपल क्लास नेम। तो हर वर्ड का आपने पहला जो करैक्टर है वो अपर केस में लिखना है। तो ये एस सी और एन जो है ये अपर केस में कैपिटलाइज कर दिए आपने। उसके अलावा क्लास नेम जो है वो आइडेंटिफायर है। तो उसके लिए वही रूल है जो वेरिएबल नेमिंग रूल जो आप यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर नेमिंग रूल जो आप यूज़ करते हैं। जैसे कि जो आपके पास आइडेंटिफायर है वो लेटर डिजिट अंडरस्कोर डॉलर साइन के ऊपर कंसिस्ट कर सकता है। और जो इसका रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि पहला कैरेक्टर जो है वो लेटर होगा, डिजिट या स्पेस जो है वो पहला कैरेक्टर नहीं हो सकते। जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। अपर केस और लोअर केस लेटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उन दोनों का वहाँ पर मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। इसके अलावा कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग एरर आ जाता है कि जी जो पब्लिक क्लास है वो उसमें आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसमें पब्लिक क्लास वो एक ऐसी होनी चाहिए जिसका नेम जो है उस फाइल से रिलेट कर रहा हो जो आपने क्रिएट की है। डॉट जावा की एक्सटेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है आपका कंपाइलर एरर देगा। इसके अलावा एक एरर प्रिवेंशन की टेक्निक हमारे पास है कि जब आप एक लेफ़्ट ब्रेस स्टार्ट करें तो फिर उसकी राइट ब्रेस भी एंडिंग लगा लें। कुछ आईडीज़ में तो ऑटोमेटिकली वो लगा देता है, अगर आप एडिटर यूज़ करें आईडी यूज़ नहीं करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप वो ब्रेस खुद लगा लें। फिर मेथड डिक्लेरेशन की बात हो जाती है कि आपने एक पब्लिक क्लास बना ली, उसके बाद आपके पास एक मेन मेथड होता है जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरह का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है। एग्जांपल अगर हम देखें अपनी तो यहाँ पर भी हमारे पास ये एक मेथड है, यहाँ से हमारी जो है एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें ये एक्सेस स्पेसिफायर आ गया, स्टैटिक कीवर्ड आ गया, वॉइड रिटर्न टाइप आ गई, मेन उस मेथड का नाम आ गया, मेन मेथड है हमारा, और आगे उसके ये आर्गुमेंट आ गए स्ट्रिंग टाइप के। अब वॉइड जो है यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि मेथड जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इसके अलावा हमारे पास एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो ये क्या करता है, ये कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और हर स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में शो होगी, डिस्प्ले होगी। उसके बाद आप ये खुद से ट्राई करके देखें कि एक आपने प्रोग्राम लिखना है अप्रोप्रिएट कमेंट्स के साथ जावा को यूज़ करते हुए। वेलकम टू DSE आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये मैसेज जो है आप प्रिंट करवा लेंगे। अगर हम इसे सिंपली देखें तो जो एग्जांपल मैंने पहले यूज़ किया है उसी एग्जांपल में यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। जो मैसेज मैंने प्रिंट करवाना था ये दूसरी लाइन का हमें यहाँ पर ये लाइन हमें नहीं चाहिए, तो जब इसमें वेलकम टू DSE जो है प्रिंट करवा दिया।
आप इसे ट्राई कर लेंगे इस फंक्शन को यूज़ कर कैसे करेंगे। इसके अलावा सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ आप किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट लाइन या प्रिंट एल यूज़ नहीं किया, सिंपली प्रिंट यूज़ किया है वेलकम टू, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट लाइन और जावा प्रोग्रामिंग। तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग का आया है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया था, ना कि प्रिंट एल एन का। प्रिंट एल एन क्या करता था, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के बाद न्यू लाइन में नेक्स्ट आउटपुट जो है वो प्रिंट करवाता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है कि उसी सेम लाइन के अंदर नेक्स्ट आउटपुट भी जो है वो प्रिंट करवा देता है। तो इसको मैं प्रिंट एल की जगह प्रिंट कर देता हूँ और इसको प्रिंट इसी तरह में देते हैं वेलकम टू डी एस सी ओ। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये सारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस प्रिंट को प्रिंट एल एन कर दूँ, मतलब प्रिंट लाइन, सॉरी ये प्रिंट लाइन कर दिया है, तब क्या करेगा कि ये वेलकम टू डी एस ई प्रिंट करवाने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में विद जावा जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो ये देखिए इसमें नेक्स्ट लाइन में जाके विद जावा जो है वो प्रिंट करवाया। तो आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जी मल्टीपल लाइंस जो है वो हम सिंगल स्टेटमेंट के साथ किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एल एन का फंक्शन यूज़ किया है और जो हमारे पास करेक्टर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, न्यू लाइन में लाने के लिए एस्केप करेक्टर यूज़ किया \n। तो इसको यूज़ करते हुए इसको न्यू लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ही इसको इम्प्लीमेंट करें तो \n, सॉरी ये वाला स्लैश लगा के और ये, और अब अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वेलकम टू फिर आगे DSC, तो ये जो है न्यू लाइन में चले गए हैं। तो आप ये एस्केप करेक्टर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कुछ एस्केप सीक्वेंस के करेक्टर हैं \n न्यू लाइन के लिए। उसके बाद \t जो है ये हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए, फिर \r जो है कैरी रिटर्न के लिए। कैरी रिटर्न क्या करता है कि जी जहाँ पर ये \r लगा देते हैं तो ये प्रीवियस टेक्स्ट जो है उसको रिमूव कर देता है और न्यू टेक्स्ट फिर वहीं से आगे स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम ये \r को एग्जाम्पल में ट्राई करके देखें तो जहाँ पर हमने 2n लिखा है इसको r कर देते हैं तो प्रीवियस जो टेक्स्ट है वेलकम टू ये रिमूव हो जाएगा और DSC जो है इसके आगे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर कैरी रिटर्न जो है वो जो भी इसके बाद का टेक्स्ट है उसको न्यू लाइन में जो है वो प्रिंट करवा रहा है। तो अगर स्क्रीन के ऊपर और कोई डाटा हमारा यहाँ पर रिजल्ट स्क्रीन पे पड़ा होगा तो उसको ये क्या करेगा, रिप्लेस करवा देगा। तो यहाँ पर जो है डाटा हमारा मतलब हर बार में ही रिप्लेस हो रहा है। तो इसमें कैरी रिटर्न ने क्या किया कि ये हमारी जो आउटपुट है उसको आगे नई, इसके बाद वाली जो भी हमारे पास आउटपुट है उसको न्यू लाइन के अंदर शो करवाया था। तो अब कैरी रिटर्न को हमने रिमूव कर दिया है तो वो उसके साथ ही जो है वो प्रिंट करवा रहा है आगे। मतलब कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में जाके बाकी का जो आपने लिखा हुआ है वो उधर प्रिंट करवा देते हैं कैरी रिटर्न। इसके बाद \, जो है अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए ये कोड्स के लिए यूज़ होता है कोड्स। इसके अलावा printf जो है printf फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने फॉर्मेटेड आउटपुट जो है वो प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम ये printf यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर s का मतलब जो है वो स्ट्रिंग है। तो वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग ये मल्टीपल लाइन में आपने प्रिंट करवाना है तो उसको हम ये printf के फंक्शन के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके
अपने IDE में ले जाता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग करवाओ प्रिंट, उसके बाद न्यू लाइन है, फिर स्ट्रिंग है, फिर न्यू लाइन है। अब इस फंक्शन में पैरामीटर आते हैं, तो पहला पैरामीटर क्या होगा, ये पहली स्ट्रिंग, दूसरा पैरामीटर जो होगा ये सेकंड स्ट्रिंग होगा। तो इसको मैं यहाँ से अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इस तरीके से इसको प्रिंट करवा रहा है। तो ये जावा के बाद हम क्या कर देते हैं, बैक्स एंड ये थोड़ी सी आउटपुट जो है हमारी क्या, ये जावा टू वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। और अगर मुझे ये सेकंड के बाद न्यू लाइन नहीं चाहिए और मैं स्पेस दे के यहाँ पर कुछ नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं डी लिख दूँगा इंटीजर के लिए, और यहाँ पर वो मैं नंबर लिख देता हूँ 23, और इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो इसने क्या किया, ये 23 जो है वो प्रिंट करवा दिया। मतलब कि ये स्ट्रिंग के बाद आपके पास स्पेस है और उसके बाद कुछ इंटीजर जो है वो प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए printf के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफाई $साइन के साथ आप स्पेसिफाई कर देंगे, ये एग्जांपल है। और उसके बाद अब पहले तो हमने स्क्रीन पे सारा देखा कि प्रिंट किस तरह से करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कैसे लेंगे। तो इनपुट के लिए स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये स्कैनर एक आपके पास क्लास है, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद ये सिस्टम डॉट इन जो है उसको पास करवा दिया एज ए पैरामीटर। तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, स्कैनर के ऑब्जेक्ट में अगर आपने इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग लेनी है तो नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे, और अगर लॉन्ग वैल्यू लेनी है मतलब बड़ी वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉन्ग जो है उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये 3 वेरिएबल्स के अंदर इनपुट ले रहे हैं। तो इसकी एक छोटी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि हम यूज़र से ले लेते हैं एक स्ट्रिंग और उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट्स वगैरह ख़त्म करके यहाँ पर स्कैनर SC न्यू और इसको पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। अब ये स्कैनर यहाँ पर रेड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एरर है, उसको नहीं पता कि क्या है। तो ये हमें जावा डॉट यूटिल की जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, तो क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो गई है। अब ये जावा का पैकेज है, उसमें यूटिलिटी की क्लास है और उसके डिफरेंट मेथड्स हैं आगे। तो हमारे पास ये जो है स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैसेज यहाँ पर ये प्रिंट करवा देता हूँ, एंटर थिंग दैट यू वांट टू प्रिंट। मतलब जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग एंटर करवाएं। और यहाँ पर जो है मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, st और sc डॉट नेक्स्ट लाइन जो है वो रीड करवाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा, वो कीबोर्ड से स्ट्रिंग लेगा जो यूज़र एंटर करेगा और उसको st में स्टोर करवा देगा। स्ट्रिंग का s बड़ा करना था, ओके। और अब हमें यहाँ तक देखते हैं क्या करेगा, यहाँ तक वो यूज़र से इनपुट लेगा, एक मैसेज प्रिंट करवाएगा और यूज़र से स्ट्रिंग लेगा।
तो अब आपके पास ये आ गया जी वेलकम। अब मैंने ये स्ट्रिंग एंटर किया और उसके बाद जो है प्रोग्राम अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो अभी मैंने आउटपुट नहीं करवाया, जो मैंने इनपुट की ली है उसको। तो मैं इसी फंक्शन को यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं st, वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग आई है। तब क्या करेगा, जो स्ट्रिंग मैं यूज़र से ले रहा हूँ उसको ये प्रिंट करवा देगा। तो हियर ये देखिए वेलकम हियर मैंने इनपुट दिया और उसने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले के आगे उसको मैनिपुलेट करवा सकते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग ली थी, आप इंटीजर वगैरह लेके उसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं स्कैनर क्लास पे। ये हमारे पास मेथड्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन साथ दी हुई है कि बूलियन क्यों यूज़ करेंगे, बाइट, डबल, फ्लोट, इंट, लाइन, लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है वो किस लिए यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया कि आप ये स्कैनर क्लास के फंक्शन किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। अब एक हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है कि जी एक एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन या फर्ज करें जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, वो प्रोग्राम लिखें जो कि दो नंबर्स जो है एज इनपुट ले और उनका जो है सम वो डिस्प्ले करवा दें। तो हमें सबसे पहले 3 वेरिएबल्स चाहिए, नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, सम के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। अब ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं तो हमें नेक्स्ट इंट जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये हम अपने IDE में जाते हैं, स्कैनर की क्लास में उसी तरह छोड़ रहा हूँ स्कैनर का ऑब्जेक्ट, सॉरी, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम वेरिएबल्स। तो इंट फर्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ आप कहते हैं देख रहे हैं तो नंबर 1, इस तरह पे इंट नंबर 2, सम। अब दो नंबर्स ले लिए, सम का वेरिएबल ले लिया। अब क्या करना है, अब मैसेज प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर मैसेज कर देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर करवाने के बाद मुझे क्या करना है, अब यूज़र से इनपुट लेनी है फर्स्ट नंबर, तो वो मैं नंबर 1 में लूँगा sc डॉट नेक्स्ट इंट करके, उसके बाद मुझे सेकंड नंबर के लिए मैसेज प्रिंट करवाना है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट यूज़ किया ताकि काम जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और इसके बाद नंबर 2 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट करके यहाँ पर इनपुट ले ली। अब हमें सम करवाना है, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यहाँ पर जो है हमने सम करवा लिया। अब सम जो है उसको आगे प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट के लिए सॉरी, तो यहाँ पर सम इज़, और उसके बाद यहाँ पर सम कर लेते हैं। तो इसको 2 पैरामीटर्स दे दिए, ओके जी। ये कह रहा है प्रिंट लाइन का मेथड जो है वो स्ट्रीम करता है तो आर्गुमेंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ यूज़ कर लेता हूँ, जो हमने पहले देखा कि फॉर्मेट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो इसके बाद मैं इसको ये कर दूँगा कि आगे इंटीजर है तो डी लगा दिया। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। वो कह रहा है फर्स्ट नंबर
12, सेकेंड नंबर 13 और 12 प्लस 13 जो है वो 25 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए भी आप इसको printf को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपोर्ट डिक्लेरेशन क्या है। इंपोर्ट का इंपोर्ट कीवर्ड जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हैं उनको इंपोर्ट करवाने के लिए, पैकेजेस इंपोर्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो देखा है वो हमने java.util.static जो है वो इंपोर्ट करवाया था ताकि हम स्कैनर की क्लास जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। वो डॉट के बाद स्कैनर नहीं था, बेसिकली वहाँ पर स्टैटिक लगा था कि यूटिल के अंदर जो जितने भी आगे क्लासेस वगैरह आती हैं सब क्लासेस वो सारी की सारी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएं। इसको फिर हम नेक्स्ट आगे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर स्टैटिक और स्कैनर में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट आए थे वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल का आपको कुछ आइडिया होगा कि वेरिएबल जो है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जो कि कोई वैल्यू जो है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डाटा टाइप चाहिए और उस वेरिएबल का नेम चाहिए। तो आप डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करते हैं। तो यहाँ पर एज टाइप का एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है, एज नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। इसके अलावा हमारे ये डिफरेंट डाटा टाइप्स आ गई हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन कैरेक्टर। अब बाइट 1 बाइट लेता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट, शॉर्ट जो है वो 2 बाइट लेता है 16 बिट। इस तरह इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है। आगे इसकी रेंजेस आ गई हैं कि 127 पॉजिटिव में और -128 जो है नेगेटिव में। ये बाकी रेंजेस आ गई हैं कि अगर आपको इतने नंबर्स चाहिए, इस रेंज की वैल्यू चाहिए तो आप ये वाली टाइप जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जावा में जो है कुछ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर के लिए। तो ये प्लस का जो है ये इसके अगेंस्ट इक्वल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ये है। जावा का एक्सप्रेशन क्या आएगा f+7। इस तरह p - c b × m। ये आप इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस के आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं वो वैल्यूएट कैसे होंगे, उनका रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर्स हैं वो पहले जो है अप्लाई होंगे। उसके बाद इनकी जो आप देख लें कि प्रेसिडेंस होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी, कि पहले लेफ़्ट वाला फिर राइट वाला। मतलब अगर आपके पास सेम प्रेसिडेंस के आ गए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, ये तीनों जो हैं एक ही एक्सप्रेशन में आ गए हैं, तो सबसे पहले आप लेफ़्ट वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो बचता है लेफ़्ट पे उसको करेंगे। तो करते करते फिर आप लास्ट वाले को एंड में करेंगे। इस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो ऑपरेशन हैं वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर के बाद जो है वो आप एवेल्यूएट करेंगे और उसकी भी लेफ़्ट टू राइट प्रेसिडेंस होगी अगर वो सेम लेवल पे आ जाते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें अलजेब्रिक का, z = PR मॉडुलस Q + W/x - y। तो देखें अब लेफ़्ट टू राइट था तो सेम प्रेसिडेंस है, ये आपके पास PR है। तो इसका अगर हम जावा में देखें P × R मॉडुलस Q + W/x - y। तो अब सबसे पहले आप ये स्टैटिक हो गया क्योंकि लेफ़्ट से राइट है तो जो मोस्ट लेफ़्ट है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले वो होगा, उसके बाद ये मॉडुलस होगा, फिर थर्ड नंबर पे जो बच गया है ये बचा है ये होगा, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है प्लस है और फिफ्थ नंबर पे ये माइनस। इस तरह ये दूसरा एक्सप्रेशन है, उसमें ये स्टैटिक मोस्ट लेफ़्ट पे है तो पहले उसके बाद वाला जो बचता है मोस्ट लेफ़्ट पे ये वाला स्टैटिक बचता है, फिर बाकी ये वाला, और इस तरह से बाकी जो हैं वो एवेल्यूएट हो जाएंगे। अब एक ये टास्क है जिसमें आपने एक जावा प्रोग्राम जो है वो राइट करना है। दो इंटीजर एज इनपुट लेना है, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको मतलब ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
उनको आगे शो करवा देना। तो आप इसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब ऐडिंग के लिए ऐड का, सबट्रैक्टिंग के लिए सब का, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए डिव। तो उनमें आप वैल्यूज़ लेके मतलब जो भी होंगी ए माइनस बी की, या फर्स्ट माइनस सेकंड की, फर्स्ट प्लस सेकंड की, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड की, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड की, वो स्टोर करेंगे और आगे उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता है प्रीवियस एग्जांपल के साथ। ये वहाँ पर हमने सिर्फ एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ पर बाकी ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं। तो ये आप खुद इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जो कि जावा में हमें मिलती हैं। तो हमारे पास ये लेस देन है, ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास, बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह ना, मतलब दोनों का रिलेशन शो कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। लॉजिकल कंडीशन के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं इनको, हम इफ एल्स वगैरह के साथ और लूप्स के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं कि कंडीशन की बेस पे एक्सप्रेशन जो है एवेलुएट होगा, जो भी हम वहाँ पर देंगे बॉडी में। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो उस वक्त हम यूटिलाइज़ करते हैं किसी कंडीशन की बेस पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो, अगर जो हमने कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट के साथ दी है वो ट्रू हो। अगर वो फॉल्स होती है तो वो जो गिवन ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम इफ़ एल्स, मतलब इफ़ के साथ एल्स यूज़ करते हैं, अगर हम एल्स भी करते हैं साथ, तो फिर स्पेसिफिक कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर हम लोग इफ़ के साथ एल्स यूज़ करते हैं तो इफ़ वाली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला जो पार्ट है या एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स इफ़ जो है वो भी हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं कि इफ़ अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर नेक्स्ट क्या करे, एल्स पार्ट में आए और उसके साथ फिर जो भी कंडीशन आएगी उसको टेस्ट करेगा। इस तरह स्विच हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है जो कि अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। तो इफ़ एल्स इफ़ का अल्टरनेट जो है वो स्विच स्टेटमेंट है। यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स आ गया, इफ़ आगे कुछ कंडीशन आती है हमारे पास और फिर ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास इफ़ 20 ग्रेटर देन 18 है, तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो ये 20 इज़ ग्रेटर देन 80 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और हमारे IDE में जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ये प्रीवियस वाला इसमें लिखा रहने देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं बुक में जाके। हमारे पास ये आ गया, हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिए, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ यही स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी अब। और इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो 20 इज़ ग्रेटर देन 18 आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 17, तो अब जो है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो रिजल्ट में हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है, रिजल्ट विंडो जो है हमारी ब्लैंक है। तो ये सेकंड एग्जांपल जो है ये आप खुद से टाइप करके उसको रन करके देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। अगर हम ये प्रीवियस एग्जांपल है इसी को देख लें तो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ की बजाय वेरिएबल लिख लेता हूँ, इंट x इज़ इक्वल टू 17 इंट y इज़ इक्वल टू 18। और 7 की जगह पर क्या कर देते हैं x, और 18 की जगह पर y, और 20 की जगह पर क्या करते हैं यहाँ पर x, एंड 18 की जगह पर y। अब इसका रिज़ल्ट जो है यहाँ पर रिज़ल्ट विंडो में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि 17 जो है वो लेस है। तो अगर हम इसको 21 कर देते हैं तो
एक्स जो है ग्रेटर है वाई से। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इफ एल्स कंडीशन। अब इफ एल्स किस तरह काम करती है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो प्रीवियस एग्जांपल है इसमें हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की थी, अगर वो एक्स की वैल्यू लेस हो जाती है वाई से तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता था। तो हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी लिख देते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि एफर्ट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए मेरी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, y इज़ ग्रेटर दैन x। तो अगर मैं इसको 25 कर देता हूँ y को, तो अब की बार क्या हो रहा है कि y इज़ ग्रेटर दैन x। तो प्रीवियस टाइम पे जब हमारे पास एल्स स्टेटमेंट नहीं थी तो कुछ भी रिजल्ट विंडो में प्रिंट नहीं हो रहा था, शो नहीं हो रहा था। तो अब जब हमने एल्स पार्ट जो है यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया है तो हमारे पास रिजल्ट विंडो में ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और रिजल्ट शो करवा रहा है। इस तरह इफ एल्स इफ है कि मल्टीपल आपने कंडीशंस लगानी है, तो इफ एल्स इफ को आप यूज़ करेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट चले, एल्स पार्ट में फिर कंडीशन है सेकंड कंडीशन, तो इसको ये चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स होती है तो फिर क्या करेगा, ये इस एल्स पार्ट में आए। तो इस तरह आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं इफ एल्स इफ के थ्रू। तो यहाँ पर एग्जांपल है कि टाइम इज इक्वल टू 22, अगर टाइम लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग, अगर टाइम लेस देन 20 है तो फिर गुड डे, अगर टाइम जो है वो अदर देन दीज कंडीशन है तो फिर गुड इवनिंग आए। तो इसको आप टाइप करके रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन आता है, फिर केसेस आते हैं और उसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो आ जाती है। तो उस स्टेटमेंट में ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट होता है, जिस केस से मैच होता है उस केस के जो अंडर ब्लॉक ऑफ कोड आता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ब्रेक स्टेटमेंट और डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पर ऑप्शनल हैं। ब्रेक स्टेटमेंट अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो केस मैच होने के बाद भी बाकी जो लाइन ऑफ कोड्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो फिर ये डिफ़ॉल्ट केस जो है एट द एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हमारे पास लूप्स आ जाते हैं। लूप्स रिपीटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर एक ही काम मल्टीपल टाइम करना है तो उसके लिए हम डिफरेंट लूप्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो अगर आपने कुछ एक नंबर जो है वो प्रिंट करवाना है, जैसे इंट आई की वैल्यू 0 कर दी है, जब तक आई लेस देन 5 है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहे। तो आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 यहाँ पर आके चेक होगा, प्रिंट होगा, फिर इस तरह से ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा और आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास डू वाइल लूप आ जाता है। डू वाइल लूप में क्या है कि पहले ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन जो है वो चेक होती है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी होगी तो एक मरतबा ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट लाजमी तौर पे होगा। तो यहाँ पर आपने जो है पहले आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर इंक्रीमेंट करवाया, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी, फिर दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, तो ये अगला स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और लूप आ जाता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट 1 2 3। पहली स्टेटमेंट जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की होती है, दूसरी कंडीशन की होती है, और थर्ड जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होती है। उसी तरह जो है ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हुई जबकि कंडीशन चेक नहीं हुई थी, फिर उसके बाद कंडीशन यहाँ पर डिफ़ाइन की और फिर ये एवरी टाइम जो है ये एग्जीक्यूट होगी। ये एक मरतबा होगी स्टेटमेंट 1, और जो ये स्टेटमेंट 3 है ये एवरी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट 2 भी एवरी टाइम जो है एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कंडीशन जो है हर मरतबा चेक होनी है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और ये यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हुई। तो ये प्रीवियस लूप से कम जो है लाइंस में आपने फॉर लूप जो है वो लिख लिया। इसको आप यहाँ पर लिख के और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जावा मेथड्स आ जाते हैं कि मेथड आप यहाँ पर किस तरीके से जावा में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जावा में मेथड डिफ़ाइन करने का एक मेथड है हमारे पास कि हम रिटर्न टाइप लिखते हैं कि किस टाइप की वैल्यू जो है वो मेथड रिटर्न करेगा। मेथड का नेम होगा, उसके बाद उसके पैरामीटर होंगे और आगे उसकी बॉडी होगी।
तो मेथड का बेनिफिट एक ये आया था कि ये हमें रीयूजबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप मेथड एक मरतबा लिख देते हैं और मल्टीपल टाइम जो है उस मेथड को कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा दोबारा वो स्टेटमेंट लिखनी नहीं पड़ती, जिससे कि आपकी एफर्ट और टाइम जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास एक ये सम का मेथड है जो कि दो वैल्यूज़ ले रहा है और आगे रिटर्न करवा रहा है। तो मैं ये मेथड जो है यहाँ पर कॉपी करता हूँ, आईडीई में जाके पेस्ट करता हूँ। तो ये मैं मेन मेथड के बाहर जो है मेथड जो है ये डिफाइन कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें, हमारे पास ये वाला कोड है, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट। अब सम का फंक्शन मुझे यहाँ पर कॉल करना है और उसको दो पैरामीटर देने हैं। इंटीजर टाइप के 12 दे दिया और 34 दे दिया। तो ये क्या करेगा, वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करवाएगा। वो वैल्यू मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ एस में, और इसको यहाँ पर फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो प्रिंट के लिए मेरे पास एक ये स्टेटमेंट पड़ी थी, अगर इसको कि दोबारा लिखा जाए, इसको हम यहीं पर यूटिलाइज कर लेते हैं। ये अब रेड कलर आ रहा है, कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस नो स्टैटिक मेथड सम। ओके, वो कह रहा है कि जी आपका जो सम का मेथड है वो स्टैटिक नहीं है, आप उसको स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज सम टू स्टैटिक। तो ये स्टैटिक इसके साथ लग गया ऑटोमेटिकली। तो ये आईडी का हमें थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एस को यूज़ कर लेना है। इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ कि सम इज़ 46 जो है प्रिंट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर नहीं चाहते कि ये हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करें, तो हम क्या करेंगे, सम के मेथड को यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम पहले जैसे ही ये रिजल्ट दे रहा है। तो आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के प्रिंट करवा लें, या फिर आप इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पर सम के फंक्शन को कॉल करके वैल्यूज दे के इसको प्रिंट करवा लें। ये था कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसको कॉल करवाया। उसके बाद आपके पास टास्क है कि आपने एक मेथड लिखना है जिसमें स्मॉलर नंबर जो है वो फाइंड करे, तो 3 नंबर्स में से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी आपने मेथड कॉल करना मेथड बनाना है, उसमें आपको पैरामीटर्स 3 देने पड़ेंगे। इसके साथ हिंट लिख देते हैं, हिंट स्टैटिक इंट स्मॉल नम, और यहाँ पर इंट ए बी सी, और आगे जो है आप इसकी फिर बॉडी लिख लेंगे। लॉजिक जो है अब आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद एवरेज ऑफ 3 नंबर्स जो है वो कंप्यूट करने के लिए आपने मेथड लिखना है, तो वो भी कुछ इसी तरह से ही होगा। इसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हिंट में आपके पास इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, AVG। अब एवरेज आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में भी आ सकता है, तो इसको फ्लोट कर दिया, और इंट ABC 3 इंटीजर्स ले लिया, और उसका क्या किया आपने, एवरेज लिया और प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद जावा मेथड है, एक इंटीजर की जो भी डिजिट्स हैं उनका सम यहाँ पर प्रिंट करवाए। तो इस केस में हमारे पास जो मेथड बनेगा वो बनेगा सिंगल पैरामीटर वाला, कि एक ही आपके पास इंटीजर है, उसके डिफरेंट डिजिट हैं, आपने उसको ऐड करवाना है। तो इसका नाम हम कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट।
यहाँ इस तरह से छोटा कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट। इस तरह जो ये लास्ट है इसको आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसमें वो क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ इंटीजर जो है वो ले और डिटरमाइन करे कि जो सेकंड है वो फर्स्ट का मल्टीपल है। तो आप ये इंट ए बी भी कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल ऑफ का फंक्शन बना लिया, तो इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग रिटर्न टाइप इसलिए रखी है, आप कुछ ना कुछ स्ट्रिंग कर देंगे मल्टीपल ऑफ सेकंड है या नहीं है, तो जो भी स्ट्रिंग होगी फिर आगे आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं जहाँ भी आप इसको कॉल करेंगे। आई होप आपको इन टास्क की जो है वो समझ आ गई, आपको आइडिया हो गया कि आपने इनको किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट करना है और इनको कॉल करना है मेन फंक्शन में।